नमस्कार दोस्तों, राम राम भाइयों। ये एनसीईआरटी 6 से 12 तक सार संग्रह एनसीईआरटी जियोग्राफी का सार संग्रह चल रहा है टॉपिक वाइज। यानी जो ब्रह्मांड के बारे में कक्षा 6 से 12वीं तक जो जो दिए हुए हैं उसके महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो यहाँ पर इस क्लास के माध्यम से आप देखेंगे। ये क्लास है आपके लैब असिस्टेंट जियोग्राफी से जिन्होंने अप्लाई किया उनके लिए, और सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और नेट के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध रहने वाली है। तो विलंब न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास में जो महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हुए हैं फैक्ट के रूप में यह क्लास है। द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं? द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का आकार कैसा है? तो ब्रह्मांड का आकार कैसा है? अंडाकार है। पदार्थ और ऊर्जा के लघु संगुच्छों के अतिरिक्त समस्त ब्रह्मांड क्या है? तो समस्त ब्रह्मांड क्या है? लगभग खाली है। ब्रह्मांड का न तो कोई केंद्र है और न ही कोई आरंभिक किनारा है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन के विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समस्त स्थान एवं समय गुरुत्व के कारण किस रूप में आबद्ध है? तो ये किस रूप में आबद्ध है? एक अंतहीन वक्र के रूप में यह आबद्ध है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत किया है। यानी जो पृथ्वी की उत्पत्ति है उसके संबंध में विभिन्न दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपनी अपनी अवधारणा या परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट का है। 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इस संशोधन प्रस्तुत किया था। यह संशोधन किस नाम से जाना जाता है? तो उसको किस नाम से जाना जाता है? निहारिका परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे विश्वसनीय और सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सर्वाधिक विश्वसनीय और मान्य सिद्धांत है बिग बैंग का सिद्धांत। इसके उपरांत ही ये निहारिका परिकल्पना ये क्या होती है, किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ये इसके बारे में विस्तार से दिया हुआ है। थोड़ा बहुत स्पीड रूप में अध्ययन कर लेते हैं। किसे कहते हैं निहारिका परिकल्पनाएं? तो निहारिका परिकल्पना किसे कहती है? निहारिका परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, जो कि सूर्य की वह अवस्था से संबंध थे। बाद में सन 1900 में चैम्बरलेन और माल्टेन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। यानी 1900 में क्या है, चैम्बरलेन और माल्टेन जो भूगोलवेत्ता थे, वैज्ञानिक थे सॉरी, तो उन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा, जिसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिंगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यहाँ धीरे धीरे संगीन होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तन हो गया। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हेरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया था। यानी जो इन्होंने मत दिया था कि सूर्य के नज़दीक से एक तारा निकला था, तो इस मत का समर्थन पहले तो जेम्स जीन्स ने किया और बाद में सर हेरोल्ड जेफरी ने भी इसका मत का समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय बाद खगोलविद सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। यह द्वैतारक सिद्धांत कहलाता है। यानी ये द्वैतारक सिद्धांत किसे कहते हैं कि कुछ वैज्ञानिक है या खगोलविद है, ये एक जो सूर्य है उसी प्रकार एक तारा और मानते हैं, साथी तारा, तो ये दो तारे हो गए। इसी कारण इसको द्वैतारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 1950 ईस्वी में रूस के ओट्टो शिम्ड और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया था। उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकणों की बनी थी। तो निहारिका किससे बनी होती है? हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकणों से बनी होती है। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्त्री की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवर्ती प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार निहारिका परिकल्पना के बारे में बताया गया है कि ग्रहों का निर्माण किस प्रकार हुआ, उसी को निहारिका परिकल्पना कहते हैं। ये तो हम निहारिका जो परिकल्पना आई थी उसके बारे में बताया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे विश्वसनीय और सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो ये बिग बैंग का सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पूर्व हुई मानी जाती है। परंतु तो बिग बैंग सिद्धांत की उत्पत्ति
कब हुई मानी जाती है? 15 अरब वर्ष पहले। परंतु नासा की नवीनतम खोजों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है? तो 13.8 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। जो नासा है ये अमेरिका की एक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसे नासा कहते हैं। अनुसार है ये 13.8 अरब वर्ष पूर्व है इसके बिग बैंग सिद्धांत की ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आरंभ में परमाणु से भी छोटा एक अति उष्ण कण था जो बाद में ठंडा होने पर फुटबॉल के आकार में परिवर्तन हो गया। इसमें अचानक क्या हुआ जिसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई? तो क्या हुआ अचानक इसमें क्या हुआ? एक महाविस्फोट हुआ। और महाविस्फोट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बिग बैंग कहते हैं। महाविस्फोट के लिए उत्तरदायी बल किन दो मूलभूत बलों के विभाजन में हो गया? तो कौन से दो मूलभूत बल थे? तो एक था गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा था विद्युत चुंबकीय बल। बिग बैंग सिद्धांत को किस परिकल्पना के नाम से जाना जाता है? जो बिग बैंग सिद्धांत है इसको किस परिकल्पना के नाम से जाना जाता है? तो विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार एक निश्चित समय पर एक कण के विस्फोट के साथ अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। यह विचार पहली बार 1927 में किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? जॉर्जेस लेमार्टे। तो ये कहाँ का था? बेल्जियम का था, इन्होंने दिया, जिसे आज लगभग सभी खगोलविदों द्वारा स्वीकार किया गया है। जो इन्होंने ये जो परिकल्पना दी थी ये आज सभी स्वीकार करते हैं। 1929 ईस्वी में किसने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? तो किसने प्रमाण दिए थे? ये थे एडविन पोवेल हेबल थे। तथा समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना है। इसके विपरीत किसने स्थिर अवस्था सहकल्पना प्रस्तुत की थी? तो किसने की थी? होयल ने। स्थिर अवस्था सहकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है, लेकिन ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाण के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय आज किस सिद्धांत के पक्षधर है? तो किस सिद्धांत के पक्षधर है? तो यह ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के पक्षधर है। आरंभ में परमाणु का अस्तित्व नहीं था, यानी आरंभ में क्या है? परमाणु का अस्तित्व नहीं था, किंतु वे कौन से अति सूक्ष्म कण थे जिनके संलयन के परिणाम स्वरूप सूक्ष्मतम परमाणु हाइड्रोजन का निर्माण हुआ? तो वे कौन थे? क्वार्क थे। हाइड्रोजन परमाणु के संलयन के कारण किस गैस का निर्माण हुआ? तो हाइड्रोजन परमाणु के संलयन के कारण किस गैस का निर्माण हुआ? हीलियम गैस का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर है प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का माप है। तो प्रकाश वर्ष ये समय का नहीं है, किसका माप है? ये दूरी का माप है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ज्ञान तो है कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। यानी एक साल में जितनी प्रकाश दूरी तय करता है वही एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। यह 9.461 × 10⁻12 किमी के बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो जाता है? 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर। पृथ्वी एवं सूर्य की औसत दूरी 14 करोड़ 95,08,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 मिनट है। किस प्रक्रिया के कारण निःसृत ऊर्जा ही सूर्य तथा अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत है? तो क्या है? संलयन। उत्पत्ति के बाद ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। जैसे जैसे आकार बढ़ता गया इसके विकिरण का तापमान गिरने लगा। महाविस्फोट के 1 सेकंड बाद इसका तापमान लगभग 10 अरब डिग्री केल्विन यानी 10 केल्विन था। लगभग 100 सेकंड बाद ब्रह्मांड का तापमान कितना रह गया? तो 100 सेकंड बाद ब्रह्मांड का तापमान कितना रह गया? 1 अरब डिग्री केल्विन यानी 10⁹ केल्विन। आरंभ में ब्रह्मांड में मुख्यतः फोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा इनके प्रतिकण थे। इनमें से अत्यंत हल्का कण कौन सा है? तो इनमें से हल्का कण कौन था? न्यूट्रॉन। 1 अरब
डिग्री केल्विन तापमान पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कणों में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वे शक्तिशाली नाभिकीय बल के आकर्षण को तोड़ सके। फलतः उन्होंने मिलकर ड्यूटेरियम के नाभिक बनाए। ड्यूटेरियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ड्यूटेरियम के अन्य किस नाम से जाना जाता है? भारी हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। भारी हाइड्रोजन से हीलियम के नाभिक निर्मित हुए। बाद में किन दो अपेक्षाकृत भारी तत्वों की उत्पत्ति हुई? लिथियम और बेरिलियम की। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ। उस समय ब्रह्मांड कैसा हो गया था? तो ब्रह्मांड कैसा हुआ था? पारदर्शी। विस्फोट के केवल कुछ घंटों के भीतर ही हीलियम और अन्य तत्वों का निर्माण रुक गया। बिग बैंग होने के कितने समय बाद पहले परमाणु का निर्माण हुआ? तो बिग बैंग के कितने समय के बाद में परमाणु का निर्माण हुआ? तो आरंभिक 3 मिनट के अंदर ही परमाणुओं का निर्माण हुआ। जिन भागों का घनत्व औसत से कुछ अधिक था, वहां अतिरिक्त गुरुत्व बल के कारण प्रसार धीमा हो गया। वे संकुचित होने लगे और उनके बाहर स्थित द्रव्य के गुरुत्व बल के कारण उन्हें घूर्णन गति उत्पन्न हो गई। जैसे जैसे उन क्षेत्रों का आकार घटता गया, वैसे वैसे उनका घूर्णन गति बढ़ती गई। इसके बाद शक्ति के आकार के किन पिंडों का जन्म हुआ? तो घूर्णनशील मंदाकिनियों का निर्माण या जन्म हुआ। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। यानी प्रारंभ में ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण है वो समान नहीं था और घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण किसके विकास का आधार बना? तो यही जो एकत्रण हुआ था, तो ये आकाश गंगाओं के विकास का क्या बना? आधार बना। असंख्य तारों के समूह को आकाश गंगाएं कहा जाता है। आकाश गंगा को अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं। यानी असंख्य तारों का समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगाएं कहते हैं। आकाश गंगा का प्रवाह किस ओर से किस ओर होता है? जो आकाश गंगा होती है, इसका प्रवाह किस से किस ओर होता है? उत्तर से दक्षिण की ओर होता है इनका प्रवाह। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास कितना हो सकता है? यानी आकाश गंगाओं का विस्तार बहुत अधिक होता है, इनकी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर हमने पीछे बताया था कितना होता है। और एक अकेली आकाश गंगा का व्यास कितना होता है? तो 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच में होता है। एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय से होती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे नीहारिका कहा जाती है। नॉर्थ नीहारिका अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो गैस और धूल के कणों से मिलकर बना होता है। बढ़ती हुई नीहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए हैं। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने। इन पिंडों से किनका निर्माण आरंभ हुआ? तो बढ़ती हुई नीहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने और इन गैसीय पिंडों से किसका निर्माण हुआ? तारों का निर्माण हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। तो ये जो कोष्टक में नोट दिया हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए इसको नोट के रूप में लिखा जाता है। यानी तारों का निर्माण कब हुआ? लगभग कब हुआ था? तो 5 से 6 अरब वर्ष पहले। कौन सी नीहारिका नेबुला हमारी आकाशगंगाओं के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है? तो कौन सी नीहारिका है? ओरियन नेबुला। तारों के बीच की दूरियों को मापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष है। तारों का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का सूचक है। तारों का रंग है वो उसके ताप का सूचक है। तारे क्यों चमकते हैं? अक्सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं या फिर तारे क्यों चमकते हैं, तो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तारों का एक जीवन चक्र होता है। उनका जन्म गैस के बादलों यानी नीहारिकाओं से होता है। इन बादलों में मुख्यतः हाइड्रोजन गैस होती है। मंदाकिनियों में तारों का हमेशा जन्म होता रहता है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि हमारे सूर्य का जन्म करीब 5 अरब वर्ष पहले हुआ था। जब गैस का संकुचन होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और नाभिकीय संलयन शुरू होता है। हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम
के परमाणु बनाती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा से तारे के भीतर का भाग तापमान लाखों डिग्री केल्विन तक पहुंच जाता है और तारे चमकने लगते हैं। सूर्य जैसे अन्य तारे अरबों वर्षों तक चमकते रह सकते हैं। अपेक्षाकृत बड़े तारों में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के परमाणुओं का संलयन तेजी से होता है अतः इनकी चमक ज्यादा होने के बावजूद इनका जीवनकाल कुछ लाख वर्ष ही होता है। ये तो बताया कि तारे गैसीय पिंड से बने होते हैं, तो इसमें क्या है, संलयन के कारण ये अंदर इनका तापमान है, नाभिक का तापमान ये हजारों केल्विन तक पहुंच जाता है, इसलिए ये अरबों वर्षों तक चमक सकते हैं। सूर्य भी क्या एक तारा है। किसे कहते हैं चंद्रशेखर सीमा? तो चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं? किसी स्थानीय श्वेत वामन तारे का सैद्धांतिक रूप से अधिकतम संभावित द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। चंद्रशेखर सीमा वर्तमान मान 1.4 और द्रव्यमान है 1.4 सौर द्रव्यमान है, जो यह दर्शाता है कि एक श्वेत वामन का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से अधिक नहीं है हो सकता। इस द्रव्यमान से अधिक होने पर इलेक्ट्रॉन हर्ष दबाव इस स्तर पर नहीं रह जाता कि वह तारे को न्यूट्रॉन तारों या ब्लैक होल में परिवर्तन होने से रोक सके। इस सीमा का नाम भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। यानी जो ये चंद्रशेखर सीमा है, इसका नाम है, भारतीय वैज्ञानिक थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उनके नाम पर रखा गया। उन्होंने 1930 में मात्र 19 वर्ष की आयु में इस सीमा की खोज की थी। जो द्रव्यमान की सीमा होती है इसकी खोज की थी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में मात्र 19 वर्ष की आयु में। तो इसी के नाम पर इनकी सीमा, जो ये सीमा का नाम रखा गया चंद्रशेखर सीमा। इन्हें तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन हेतु 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? तो ये 1983 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आरंभिक अवस्था में जब हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में होती है, तारों को अधिकांश ऊर्जा किन दो चक्रों से मिलती है? तो तारों को अधिक ऊर्जा है वो किन दो चक्रों से मिलती है? हाइड्रोजन चक्र, जिसे प्रोटॉन चक्र भी कहते हैं, और कार्बन चक्र। इन हाइड्रोजन चक्र और कार्बन चक्र से ऊर्जा प्राप्त होती है। उस सीमा को क्या कहा जाता है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं? तो इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा के बारे में अभी हमने विस्तार से पढ़ा था। क्या है चंद्रशेखर सीमा? तारे के अंतिम लाखों वर्ष बड़े ही अशांत होते हैं। जब बहुत से तारे अपना अधिकांश द्रव्यमान और वायु के रूप में बाहर फेंक देते हैं, तब बस एक छोटा करोड़ शेष रह जाता है। यदि इस करोड़ का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम हो तो वह क्या बन जाता है? तो यह श्वेत वामन तारा बन जाता है। अगर करोड़ का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक हो जाए तो वह सिकुड़कर क्या बन जाता है? तो वो न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन जाता है। चंद्रशेखर सीमा का वर्तमान मान एक सौर द्रव्यमान का कितना होता है? तो मात्र 1.4 गुना। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिकी प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन हेतु भौतिकी में किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो वर्ष 1983 में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। करीब 5 अरब वर्ष तक और चमकने के बाद सूर्य में हाइड्रोजन की कमी होने लगेगी, तब यह फैलकर मौजूदा आकार का लगभग 250 गुना बड़ा हो जाएगा। इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? तो इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? लाल दानव। लाल दानव बनने की प्रक्रिया में सूर्य, बुध, शुक्र और पृथ्वी को अपने में समाहित कर लेगा। जब ये सूर्य लाल दानव बन जाएगा तो ये अपने में किसको सम्मिलित कर लेगा? बुध, शुक्र और पृथ्वी को अपने अंदर सम्मिलित कर लेगा। उसके बाद इसका आकार फिर फटने लगेगा और धीरे धीरे इसका आकार छोटा होकर पृथ्वी के बराबर रह जाएगा। इस अवस्था को क्या कहा जाएगा? इस अवस्था को श्वेत वामन कहा जाएगा। कुछ समय बाद श्वेत वामन चमकना बंद कर देता है और अंततः मृत होकर वह किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो ये कर्षण वामन में परिवर्तन हो जाएगा।
जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य की तुलना में बहुत अधिक होता है उनमें सुपरनोवा की तरह विस्फोट हो सकता है। ऐसे तारों का 90% द्रव्य अंतरिक्ष में बिखेर जाता है। शेष हिस्से से उच्च घनत्व वाला केंद्रीय क्षेत्र बन जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। एक सुपरनोवा के बाद बचा हुआ केंद्रीय क्षेत्र बड़ा है तो हो सकता है कि वह न्यूट्रॉन तारा बनकर और संकुचित होता आ जाए। बाद में यह किस रूप में परिवर्तन हो जाता है? तो ये बाद में कर्षण विवर के रूप में या ब्लैक होल के रूप में परिवर्तन हो जाता है। कर्षण विवर का गुरुत्व बल इतना अधिक होता है कि इसमें गिरने वाला कोई भी पदार्थ कभी बाहर नहीं आ सकता। जो ब्लैक होल होता है जिसे हिंदी में कर्षण विवर कहते हैं, तो इसमें गिरने वाला कोई भी पदार्थ कभी बाहर नहीं आ सकता। क्या प्रकाश की नहीं, प्रकाश की किरणों को भी ये ब्लैक होल होते हैं, ये क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। कर्षण विवर को कभी प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। इसकी पहचान कैसे की जाती है? जो ये कर्षण विवर ब्लैक होल होते हैं इसे प्रत्यक्ष नहीं देखा जाता। इसे या इसकी पहचान किस प्रकार होती है? तो ये पड़ोसी तारों पर इसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से इसका पता लगाया जाता है। 1965 में एक अति संवेदनशील माइक्रोवेव डिटेक्टर का परीक्षण करते समय किन दो अमेरिकी भूगोलविदों ने माइक्रोवेव विकिरण के रूप में बिग बैंग की पृष्ठभूमि चमक दीप्ति का पता लगाया था? ये कौन थे? अनोर पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन थे। नोट इस माइक्रोवेव विकिरण का तापमान 3 डिग्री केल्विन था। यह खोज ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी महाविस्फोट के सिद्धांत को सही ठहराती है। तारों के विशाल समूह को आकाशगंगाएं यानी गैलेक्सी कहा जाता है। अंतरिक्ष में करीब 19 अरब आकाशगंगाएं हैं। अंतरिक्ष में कितनी आकाशगंगाएं हैं? 19 अरब। और प्रत्येक आकाशगंगाओं में 100 अरब तारे होते हैं। हमारी आकाशगंगाओं का क्या नाम है? तो जो हमारी आकाशगंगा है उसका क्या नाम है? मंदाकिनी या दुग्ध मेखला या मिल्की वे, कोई भी नाम आ सकता है, ध्यान रखना। तो हमारी आकाशगंगा कौन सी है? मिल्की वे। यहाँ पर बीच में नाम आया था क्वासर। क्वासर का निर्माण कैसे होता है? तो हम क्वासर के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वासर के निर्माण के संबंध में खगोल वैज्ञानिकों द्वारा कई परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई। कुछ का अनुमान है कि क्वासर का निर्माण ब्लैक होल द्वारा त्वरण तस्त्री में पदार्थों के निगलने के कारण होता है। त्वरण तस्त्री में जैसे जैसे पदार्थ का वेग बढ़ता जाता है उसका तापमान भी बढ़ता जाता है। पदार्थ के कणों का आपसी टकराव प्रकाश तथा एक्सरे के अलावा अन्य रूपों में ऊर्जा उत्पन्न करता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कोई भी ब्लैक होल प्रत्येक वर्ष हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर पदार्थ निगल लेता है। जब पदार्थ ब्लैक होल में अपना अस्तित्व खो देता है तो वह असीम मात्रा में ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होकर ब्लैक होल के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों में तेजी के साथ बाहर निकलता है। खगोलविदों ने इसे ब्रह्मांडीय फव्वारा कहते हैं या कॉस्मिक जेट कहते हैं, परंतु कुछ खगोलविद क्वासर की उत्पत्ति संबंधी उपयुक्त परिकल्पना से सहमत नहीं है। यानी क्वासर की परिकल्पना क्या बताती है कि ये जो ब्लैक होल है इसमें कोई भी गिर जाता है पदार्थ तो वो बहुत तेज गति से अंदर जाता है और इसका जो तापमान है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और ये साल भर में जो ये सूर्य जितना द्रव्यमान है ये अपने अंदर समा लेती है, ये जो ब्लैक होल है। तो इस ब्लैक होल से बाद में क्या होता है कि जो भी पदार्थ है इसके अंदर गए थे वो उत्तर और दक्षिण ध्रुव के रूप में जो विस्फोट के रूप में निकलते हैं, जिसे ब्रह्मांडीय फव्वारा कहा जाता है। यही क्वासर कहलाता है। मगर इस क्वासर के रूप में इस मत का कई मनोवैज्ञानिक है वो सहमत नहीं है। इनके अनुसार क्वासर वस्तुतः एक प्रकार की नवजात मंदाकिनी है। क्योंकि मंदाकिनी की उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया के संबंध में फिलहाल बहुत कम जानकारी प्राप्त है, अतः यह संभव है कि क्वासर किसी मंदाकिनी के शैशव काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जो ब्लैक होल वाला वो सिद्धांत नहीं मानते हैं कुछ वैज्ञानिक, वो क्या कहते हैं कि जो नवजात मंदाकिनी होती है वही क्या है? क्वासर है। क्वासर किसी मंदाकिनी के शैशव काल का प्रतिनिधित्व करते हो। तात्पर्य यह है कि क्वासर से उत्सर्जित जो ऊर्जा हमें दिखाई पड़ती है वह किसी नवजात अथवा सक्रिय मंदाकिनी के करोड़ से उत्सर्जित होकर आ रही हो। कुछ अन्य
वैज्ञानिकों ने कवासर की उत्पत्ति के संबंध में एक तीसरा परिकल्पना प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार कवासर सुदूर अंतरिक्ष में स्थित वे बिंदु है जहां नया पदार्थ हमारे ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो रहा है। इस दृष्टिकोण में देखा जाए तो कवासर को ब्लैक होल के ठीक विपरीत माना जा सकता है, किंतु इस परिकल्पना के पीछे कोई सशक्त मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसे मेशियर 31, M31 या NGC 224 के रूप में भी जाना जाता है, और मूल रूप से एंड्रोमेडा नेबुला एक वर्जित सर्पिल आकाशगंगा है और मंदाकिनी मिल्की वे से निकटतम प्रमुख आकाश गंगा है। यह पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? यह पृथ्वी से 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी स्थित है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष समय लगता है। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में गैस और धूल भी पाए जाते हैं। इन तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में और क्या पाए जाते हैं? गैस और धूलकण पाए जाते हैं। एक आकाशगंगा का विस्तार 1 लाख प्रकाश वर्ष होता है। इसकी मोटाई कितनी होती है? तो इसकी मोटाई कितनी होती है? तो 1000 प्रकाश वर्ष इनकी मोटाई होती है। तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है। इनकी विशेष आकृतियों के आधार पर ही इनका नामकरण किया गया है। जैसे सप्तऋषि तारामंडलों की आकृति भालू से मिलती जुलती है, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया? तो इसका क्या नाम रखा गया? ग्रेट बियर नाम रखा गया है। किसी तारामंडल के अल्फा, बीटा, गामा आदि नक्षत्रों में से सर्वाधिक चमकीला नक्षत्र कौन सा है? तो अल्फा, बीटा और गामा से सबसे चमकीला नक्षत्र कौन सा है? अल्फा नक्षत्र है, या फिर अल्फा स्टार, जिसे अंग्रेजी में अल्फा स्टार कहते हैं। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि, या ये ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। अब तक पहचाने गए कुल 89 तारामंडलों में से कौन सा तारामंडल सबसे बड़ा है? हाइड्रा तारामंडल है, यह सबसे बड़ा है। तारों से निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। इसका निर्माण आकाशगंगाओं में गैस के बादलों से होता है। अंतरिक्ष में ध्रुव तारे युग्मों में पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इसे युग्म तारा कहा जाता है। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले वे खगोलीय पिंड जो सबसे अधिक चमकीले तथा हमसे बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, क्या कहलाते हैं? कवासर कहलाते हैं। 1960 के दशक के प्रारंभिक दौर में कवासरों को रेडियो तरंगों के सबसे शक्तिशाली स्रोत पाया गया, इसलिए उस समय इनको क्या कहा जाता था? तो इसे रेडियो स्टार कहा जाता था। कवासर अंग्रेजी भाषा के किन 4 शब्दों का संक्षिप्त रूप है? तो क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स, आभासी तारकीय रेडियो स्रोत है, जिसे हिंदी में कहते हैं। क्वासर का ये फुल नेम है, याद रख लेना। कई खगोलीय मनोवैज्ञानिकों ने कवासर को QSO भी कहा है। QSO का पूरा नाम क्या है? क्वासी स्टेलर ऑब्जेक्ट, आभासी तारकीय पिंड। विकसित किस्म की रेडियो दूरबीनों तथा प्रकाशीय दूरबीनों द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययनों से जानकारी मिली है कि कवासर वास्तविक तारे नहीं है, परंतु वे देखने में हूबहू तारे लगते हैं। ये रेडियो तरंगों, एक्स-रे और प्रकाश तरंगों का उत्सर्जन भी करते हैं। कवासर की खोज सन 1960 में T. मैथ्यू तथा A. सैंडेज नामक मनोवैज्ञानिकों द्वारा कन्या तारामंडल में की गई थी। इन खगोलविदों ने इस कवासर का क्या नाम रखा था? तो इस कवासर का नाम रखा था 3C273। किस खगोलविद ने 1963 में 3C273 के उत्सर्जन रेखाओं के पैटर्न की पहचान की और बताया कि इस चमकीले कवासर से आ रही उत्सर्जन रेखाएं हाइड्रोजन परमाणुओं से आ रही प्रतीत होती है, जिनका रेडशिफ्ट 0.58 होता है। तो ये किसने बताया था? तो ये खगोलविद थे मार्टिन स्मिथ। पृथ्वी से सबसे दूर के कवासर का नाम उल्लास J1120+0641 है। यह हमसे कितनी दूरी पर स्थित है? यानी पृथ्वी से सबसे दूर कवासर है, ये कितनी दूर है? लगभग 29 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। निकटतम ज्ञात कवासर जो हमसे
730 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, किस नाम से जाना जाता है? जो हमसे पृथ्वी से सबसे निकट जो क्वासर है तो उस 730 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, इस क्या नाम है उसका? IC 2497। पल्सर किसे कहते हैं? न्यूट्रॉन तारे मर्त तारे का अत्यंत संघन रूप होते हैं जो कि सिर्फ न्यूट्रॉन से बने होते हैं। न्यूट्रॉन तारों का एक उपवर्ग पल्सर भी है। इन्हें पल्सर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्लस उत्सर्जित करते हैं। पल्सर अंतरिक्ष में अत्यधिक ऊर्जा वाली तरंगें उत्सर्जित करता है जो कि उसकी चुंबकीय अक्ष के पास संघन होती है। वह चुंबकीय बल पृथ्वी के चुंबकीय बल से 10 खरब गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। यह तरंगें सामान्यतः किसी साथी तारे से प्राप्त किए पदार्थ की होती है जिसमें कणों की गति को प्रकाश की गति के 20% तक त्वरित कर दिया गया होता है। पल्सर काफ़ी तेज घूर्णन करते हैं, यानी पल्सर है वो काफ़ी तेज घूर्णन करते हैं। सबसे तेज पल्सर 1 सेकंड में 642 घूर्णन करता है। तो 1 सेकंड में पल्सर कितना घूर्णन कर सकता है? 642 घूर्णन कर सकता है। और सबसे धीमा पल्सर है वो 4.308 सेकंड में 1 घूर्णन करता है। यह तेजी कोणिक गति के संरक्षण के नियम के अंतर्गत होती है। इस नियम के अनुसार यदि कोई भी पिंड एक गति से घूर्णन कर रहा है और उस पिंड का आकार कम हो जाता है लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, तब उसकी घूर्णन गति बढ़ जाती है। घूर्णन रुकने के बाद की स्थिति में पल्सर एक साधारण न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। ब्लैक होल संबंधी स्टीफन हॉकिंस की खोज, यानी जो ब्लैक होल है तो उसके बारे में स्टीफन हॉकिंस ने किस प्रकार क्या खोज की है? स्टीफन हॉकिंस की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। जब आप ब्लैक होल के अंदर पहुंचते हैं के अंदर तक वह असीम घुमावदार होता है। वहां आकर समय और स्पेस दोनों अपना अर्थ खो देते हैं और भौतिक विज्ञान को कोई नियम काम नहीं करता है। यहाँ पहुंचने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा ब्रह्मांड आ जाएगा या फिर आप सब कुछ भूलकर नई दुनिया में पहुंच जाएंगे, यह अब तक रहस्य है। यह ब्लैक होल में गिरने पर आप प्रकृति के रहस्यों को खोजते हुए बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। यह फ्री होल जैसा होगा जिसे आइंस्टीन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा है। यानी ब्लैक होल है ये जिसका कोई अंत नहीं है। और ब्लैक होल में क्या कहा गया है कि स्टीफन हॉकिंस ने क्या कहा है कि ब्लैक होल में गिरने से इसके अंत में क्या होगा, एक स्थान इस प्रकार आएगा कि जिसमें अर्थ के जो नियम होते हैं वो सभी फेल हो जाएंगे या फिर नगण्य हो जाएंगे, उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। और इसके अंत में क्या है, अलग ही दुनिया आ जाएगी ऐसा माना जाता है। ये एक रहस्य के रूप में अभी तक इसका कोई पुख्ता सबूत या तथ्य नहीं मिला है। ऐसा माना जाता है कि क्वासर एक विशाल आकाशगंगा के मध्य भाग में पाया जाने वाला एक कॉम्पैक्ट क्षेत्र है। यानी ऐसा माना जाता है कि जो एक क्वासर है ये विशाल आकाशगंगा के मध्य भाग में पाया जाने वाला एक कॉम्पैक्ट क्षेत्र है। और यह केंद्रीय क्षेत्र वास्तव में सुपरमेसिव ब्लैक होल के आसपास है जो आकाशगंगा के बहुत केंद्र में बैठता है। एक सुपरमेसिव ब्लैक होल में द्रव्यमान कितने के बराबर होता है? तो इसके द्रव्यमान कितने के बराबर होता है? 1 अरब सौर द्रव्यमान के समान होता है। लगभग 100 करोड़ तारों जितना भारी होता है। प्रबल रेडियो क्वासर के साथ शक्तिशाली जेट होते हैं जो कि रेडियो तरंगें वाले विकिरण का शक्तिशाली स्रोत होते हैं। इस प्रकार के क्वासर कितने पाए जाते हैं? तो मात्र 10% पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में लगभग 90% शांत रेडियो क्वासरों होते हैं जिनसे उत्पन्न रेडियो उत्सर्जन अपेक्षाकृत कमजोर होता है। क्या इस तरह के क्वासरों में रेडियो उत्सर्जन करने वाले जेट होते हैं? जी नहीं होते हैं। क्वासर अपने केंद्रीय क्षेत्रों में जेट भी उत्सर्जित करते हैं। जो क्वासर है अपने केंद्रीय क्षेत्रों में क्या करते हैं? जेट उत्सर्जित करते हैं जो मेजबान आकाशगंगाओं की तुलना में अधिक बड़े हो सकते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इसको क्वासर जेट कहा जाता है। अंतरिक्ष माध्यम के साथ क्वासर जेटों की टक्कर से बड़े पैमाने पर हॉटस्पॉट का
जन्म होता है। इन हॉटस्पॉट को क्या कहा जाता है? इन हॉटस्पॉट को डबल रेडियो सोर्स एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस कहा जाता है। नोट, एक ड्रैगन एक छोर से दूसरे छोर तक 1.5 मिलियन प्रकाश वर्ष या उससे अधिक दूरी तक विस्तार कर सकता है। उस न्यूट्रॉन तारों को क्या कहा जाता है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण की पल्स उत्सर्जित करते हैं, जिसे पल्सर कहा जाता है। पहली पल्सर की खोज 1967 में किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी जोली बेल एवं एंटनी हेविन्स के द्वारा की गई थी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेंगी है। यानी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरेंगी है। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आकाश में सबसे चमकीला तारा साइरस है, जिसे डॉग स्टार कहते हैं। सन 1916 में पहली बार सापेक्षता के अपने सामान्य सिद्धांत के साथ ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी किसने की थी? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। ब्लैक होल शब्द सर्वप्रथम 1967 में किसी अमेरिकी खगोलशास्त्री द्वारा गढ़ा गया था। तो यह जॉन व्हीलर द्वारा गढ़ा गया था। दशकों के ब्लैक होल को केवल सैद्धांतिक वस्तुओं के रूप में जाना जाता है। किस वर्ष में खोजे गए पहले भौतिक ब्लैक होल को देखा गया था? तो पहले भौतिक होल को कब देखा गया? वर्ष 1971 में देखा गया। स्टीफन हॉकिंस के अनुसार ब्लैक होल में गिरने पर आप प्रकृति के रहस्यों को खोजते हुए बिना किसी झटके के उसमें गिरते चले जाएंगे, जो एक फ्री होल जैसा होगा। इसे आइंस्टीन ने क्या कहा था? तो आइंस्टीन ने कहा हैप्पीएस्ट थॉट कहा था आइंस्टीन ने इसके। ब्रह्मांड अन्वेषण और टेलीस्कोप। टेलीस्कोप ग्रीक शब्द टेली यानी दूर और स्कोप दर्शी से मिलकर बना है, जिसे दूरदर्शी या दूरबीन यानी टेलीस्कोप का आविष्कार सन 1608 में किस हुआ था? तो इसका आविष्कार किसने किया था? हेंस लेपर्से ने किया था, जो कहाँ का निवासी था? हॉलैंड का निवासी था। हेंस लिप्रसे द्वारा खोजे गए टेलीस्कोप में कुछ परिवर्तन कर 1609 में खगोलीय घटनाओं को पहली बार देखने में उसका सही इस्तेमाल किसने किया था? गैलीलियो गैलीली, जो इटली का था। गैलीलियो की दूरबीन किस प्रकार की दूरबीन थी जिसे लेंसों का इस्तेमाल किया जाता है? एक अपवर्तक दूरबीन थी ये। एक टेलीस्कोप की मदद से गैलीलियो ने चंद्रमा पर स्थित क्रेटर, बृहस्पति ग्रह के 4 उपग्रहों और सौर द्वीपों के बारे में पता लगाया और सन 1610 में उन्होंने अपनी महान खोजों के आधार पर अपनी किस पुस्तक की रचना की थी? तो तारा का संदेश वाहक। इस पुस्तक का 1610 में उन्होंने प्रकाशित की थी या रचना की थी। क्यों कहा जाता है ब्लैक होल? इस ब्लैक होल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। यानी ब्लैक होल को ब्लैक होल क्यों कहा जाता है? ब्लैक होल इसलिए कहा जाता है क्यों इस पर पड़ने वाले प्रकाश को ये सभी को अवशोषित कर लेता है और कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं करता है, यानी रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं करता है। स्टीफन हॉकिंग के सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल पूरी तरह से ब्लैक नहीं है, बल्कि वास्तव में ये कणों का उत्सर्जित करते हैं। हॉकिंग ने वर्ष 1974 में ब्लैक होल इतने काले नहीं शीर्षक से एक शोध पत्र प्रकाशित करवाया। इस शोध पत्र में उन्होंने सामान्य सापेक्षता सिद्धांत एवं क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत के आधार पर यह दर्शाया कि ब्लैक होल पूरे काले नहीं होते, बल्कि यह अल्प मात्रा में विकिरण को उत्सर्जित करते हैं। ब्लैक होल 3 प्रकार के, यानी ब्लैक होल है वो 3 प्रकार के होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल, जो स्टेलर ब्लैक होल है वो किस प्रकार के होते हैं? जब कोई तारा अपने ईंधन के अंतिम भाग से जलता है तो वह स्वयं गिर सकता है या गिर सकता है। छोटे सितारों के लिए सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 3 गुना तक नया कोर एक न्यूट्रॉन स्टार या एक सफेद बोना होगा, लेकिन जब एक बड़ा तारा ढह जाता है तो यह संपीड़न होता रहता है और एक स्टेलर ब्लैक होल बनाता है। ये छोटे किंतु अपेक्षाकृत घने और घातक होते हैं। जो स्टेलर ब्लैक होल होते हैं ये छोटे और अपेक्षाकृत घातक होते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल लाखों या अरबों गुना बड़े पैमाने पर सूर्य के
समान होते हैं। इस तरह के ब्लैक होल को हर आकाशगंगा के केंद्र में स्थित माना जाता है। वैज्ञानिक निश्चित नहीं है कि इतने बड़े ब्लैक होल कैसे बनते हैं कि एक बार बनने के बाद वे अपने चारों ओर धूल और गैस के द्रव्यमान इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये कौन से होते हैं? सुपरमेटिव ब्लैक होल होते हैं जो धूल और गैस के द्रव्यमान को इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद 3 नंबर है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। वैज्ञानिकों ने एक बार सोचा था कि ब्लैक होल केवल छोटा और बड़े आकार में होते हैं, लेकिन हाल ही में शोध में मध्य आकार या मध्यवर्ती ब्लैक होल के अस्तित्व की संभावना का पता चला है। इस तरह के निकाय तब बन सकते हैं जब एक श्रृंखला प्रतिक्रिया में क्लस्टर में सितारे टकराते हैं। एक ही क्षेत्र में बनने वाले इनमें से कई अंततः एक आकाशगंगाओं के केंद्र में एक साथ गिर सकते हैं और एक सुपरमेसिव ब्लैक होल बना सकते हैं। जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और सब कुछ अपने में समेटने लगता है। इस प्रकार ये तीसरे रूप का ब्लैक होल है। हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी एक खगोलीय दूरदर्शी है जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थित है। इसे 25 अप्रैल 1990 को किस अमेरिकी अंतरिक्ष यान की मदद से इसकी कक्षा में स्थापित किया गया था? ये था डिस्कवरी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा। तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? नासा द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से तैयार किए गए हब्बल टेलीस्कोप का नाम किस अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है एडविन पोवेल हब्बल द्वारा। हब्बल के सहारे खगोलविदों ने 1000 प्रकाश वर्ष दूर ऊर्जाहीन अवस्था की ओर बढ़ते प्राचीनतम माने जाने वाले तारे के एक समूह को खोज निकाला। इन तारों के बूझते जाने की रफ्तार के आधार पर ब्रह्मांड की उम्र कितनी आंकी गई है? 13 से 14 अरब वर्ष के बीच में। शोधकर्ता ने हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड के पड़ोस में एक बोनी आकाशगंगा का पता लगाया है जो छोटी होने के साथ ही धुंधली भी है। इस बोनी आकाशगंगा को क्या नाम दिया गया है? बेडिन फर्स्ट। बेडिन फर्स्ट अब तक की खोजी गई सबसे अलग छोटी बोनी आकाशगंगा है। बोनी आकाशगंगाओं को उनके छोटे आकार, धूल की कमी आदि द्वारा परिभाषित किया जाता है। इनमें पुराने तारे मौजूद होते हैं। इस प्रकार की 36 आकाशगंगाएं पहले से ही ज्ञात है जो आकाशगंगा के स्थानीय समूह में मौजूद है, जिनमें से 22 अपनी मिल्की वे की उपग्रह आकाशगंगाएं हैं। नासा ने हब्बल टेलीस्कोप की मदद से ग्रहों जैसे दिखने वाले गैसीय पिंड नेबुला NGC 6326 की खोज की है जो रंग बिरंगे चमकीले पिंड की तरह दिखता है। इसी कारण इसे कौन सा दूसरा नाम भी दिया गया है? इसे दूसरा नाम कौन सा दिया गया जो जैसे दिखने वाले गैसीय पिंड नेबुला NGC 6326 यानी 6326 है। तो इसका दूसरा नाम है हॉलीडे ऑर्नामेंट इन स्पेस। नासा के किस टेलीस्कोप को 25 अगस्त 2003 को सौर कक्षा में स्थापित किया गया था, जिसने सितंबर 2018 में अंतरिक्ष में 15 साल पूरे कर लिए हैं? तो 2003 में कौन सा स्थापित किया गया था? स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप। स्पिट्ज़र ने ब्रह्मांड में सबसे पुरानी आकाशगंगाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के अलावा शनि के चारों ओर एक नए विलय का भी खुलासा किया। इनके अलावा इसने सौरमंडल से परे अन्य ग्रहों की खोज में सहायता की, जिसमें पृथ्वी के आकार वाले 7 ग्रह भी शामिल है। ये ग्रह किसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं? ट्रेपिस्ट फर्स्ट के चारों ओर ग्रह। स्पिट्ज़र ने 2010 में अंतरिक्ष में ठोस रूप से बक्कीबॉल्स की पहली बार खोज की थी। यह अंतरिक्ष में कितने कार्बन परमाणुओं से बनी त्रिआयामी गोलाकार संरचना होती है? 60 कार्बन परमाणुओं से। 16 से अधिक वर्षों तक अंतरिक्ष की खोज में अहम भूमिका निभाने वाले अंतरिक्ष वेधशाला स्पिट्ज़र को नासा द्वारा कब बंद कर दिया गया? 31 जनवरी 2020 को इसको बंद कर दिया। नासा द्वारा आकाशीय गामा किरणों के स्रोतों की पहचान करने के लिए डिजाइन की गई कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी को
टिस अंतरिक्ष यान से कब प्रक्षेपित किया गया? तो अप्रैल 1991 में प्रक्षेपित किया गया। कॉम्पेटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी का नामकरण किसके नाम पर किया गया? ऑर्थर होली कॉम्पेटन के नाम पर इसका नामकरण किया गया। चंद्रा एक्स रे ऑब्जर्वेटरी एक अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है जिसको 23 जुलाई 1999 को नासा ने ब्लैक होल, सुपरनोवा और उच्च ऊर्जा के अन्य स्रोतों का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया था। पहले इसको किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो पहले जाना जाता था एडवांस एक्सरे एस्ट्रोफिजिक्स फैसिलिटीज, इस नाम से पहले जाना जाता था। क्या होता है इवेंट होरो इंजन? निरंतर संकुचित हो रहे तारे की एक ऐसी अवस्था आती है जब उसमें प्रचंड गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें प्रकाश के कण आना बंद हो जाते हैं। ठीक उसमें पूर्व की अवस्था को हम देख सकते हैं, बाहर से महसूस कर सकते हैं। उसी को इवेंट होराइजन घटना क्षितिज कहते हैं। आप इसे अंतिम दर्शन के रूप में समझ सकते हैं। इसके पार की घटनाएं हमें प्रभावित कर सकती है और हम उन्हें देख सकते हैं। वस्तुतः इवेंट होराइजन दीर्घ काल में एक ऐसी सीमा होती है जिसके पार होने वाली घटनाएं बाहर के ब्रह्मांड पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। न ही इस सीमा के बाहर बैठे किसी दर्शक को यह ज्ञात हो सकता है कि इस क्षितिज के पार क्या हो रहा है। इस सीमा के पार गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक हो जाता है कि कोई भी चीज़ यहाँ तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप परियोजना द्वारा खगोल मनोवैज्ञानिक इस इवेंट होराइजन की तस्वीर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप एक बड़ा टेलीस्कोप श्रृंखला समूह है जिसमें रेडियो टेलीस्कोप के वैश्विक नेटवर्क शामिल है। EST परियोजना पृथ्वी के चारों ओर बहुत लंबे बेसलाइन इंटरोमेट्री VLBI के डेटा को जोड़ती है जो कोणीय संकल्प के साथ एक सुपरमेसिव ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के आकार का निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त है। परियोजना के अवलोकन लक्ष्यों में पृथ्वी से दिखे गए सबसे बड़े कोणीय व्यास के साथ 2 ब्लैक होल शामिल है। सुपरग्लेट अंडाकार आकाशगंगा मेसियर 87 के केंद्र में स्थित ब्लैक होल और सेजिटेरियस ए के केंद्र में स्थित मिल्की वे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वाली परियोजना है जिसे 2009 में शुरू किया गया था, जिसमें ब्लैक होल का चित्र लेने के लिए विश्व की 8 बड़ी रेडियो दूरबीनों को संयोजित रूप से उपयोग किया गया। इस तकनीकी से जिसे वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री या VLBI कहते हैं, इस आभासी दूरबीन का आकार पृथ्वी के आकार जितना हो गया। कोई ब्लैक होल एक बिंदु या उससे भी छोटा वस्तु बन जाता है, पर उसके इवेंट होराइजन का आकार कुछ किलोमीटर का हो सकता है। खगोल शास्त्र की दृष्टि से यह बहुत छोटी लंबाई है। इसे खोजना या नापना कुछ ऐसा है मानो हम पृथ्वी पर बैठे एक दूरबीन द्वारा उस सिक्के को ढूंढने का प्रयास कर रहे हो जिसे चांद पर जाने वाला कोई यात्री भूल से चंद्रमा की सतह पर गिरा आया हो। प्रत्येक दूरबीन से प्राप्त इस विशाल डेटा को एक जगह जमा करके एक सुपर कंप्यूटर की मदद से विश्लेषित किया गया है। इस डेटा को ब्लैक होल को समग्र चित्र तैयार किया गया है। ये सब डिटेल थी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जो क्या है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपने उपलब्ध करा दी है। उसके बाद है चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी का नाम किस भारतीय अमेरिकी खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर। बिग बैंग के पश्चात बनने वाले प्रथम तारों और आकाशगंगाओं की खोज करने तथा तारों के चारों ओर के ग्रहों के परिवेश का अध्ययन करने के उद्देश्य से किस टेलीस्कोप का निर्माण किया गया, जिसको वर्ष 2021 में स्थापित किया गया था? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे वेब या NGAST यानी न्यू जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप भी कहा जाता है, विश्व की सर्वाधिक उन्नत अंतरिक्ष वेधशाला तथा अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली अब तक की सबसे
बड़ी टेलीस्कोप होगी। इसका नामकरण नासा के किस वैज्ञानिक के नाम पर किया गया है? तो इसका नामकरण जेम्स वेब के नाम पर किया गया है। ZWST को पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाएगा। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? लैग्रेंज बिंदु 2 यानी L2। लैग्रेंज बिंदु 2 टेलीस्कोप को 390 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान पर संचालित किया जाएगा। यदि इस स्थिति में टेलीस्कोप में कोई भी खराबी होती है तो इस जगह तक पहुंचने तथा इसे स्थिर करने अथवा इसकी मरम्मत करने का कोई रास्ता नहीं होगा। नासा ने 300 मेगापिक्सल वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट वाले किस टेलीस्कोप का विकास किया है जो हबल टेलीस्कोप से 100 गुना बड़ा है और स्पष्ट तस्वीर उतारने सकने में सक्षम है? उस टेलीस्कोप का क्या नाम है? वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। WFIRST को पहले वर्ष 2020 के मध्य तक लॉन्च किया जाने वाला था, लेकिन अब इसको वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा वर्ष 2025 में। कौन सा टेलीस्कोप अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, मेक्सिको जैसे देशों के सहयोग से वर्ष 2015 में बनाया जा रहा था, जो एक बहुत ही शक्तिशाली स्पेक्ट्रोग्राफ है? जिसको वर्ष 2020 के अंत में स्थापित किया जाएगा और यह स्पेक्ट्रम की तरंगों का अध्ययन करेगा, जिसमें खगोलविदों को ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझाने में आसानी होगी। तो वह टेलीस्कोप कौन सी है? डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिंग इंस्ट्रूमेंट। चिली के एंटागामा लार्ज सब मिलीमीटर एरे के पुराने आंकड़ों की मदद से खगोलविदों ने किस आकाशगंगा को खोजा है जो पृथ्वी से 12.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर है? SPT SJ 0418394751 या फिर SPT 0418/747। टेप द्वारा वर्ष 2019 में आकाशगंगा मेसियर 87 या AM 87 के केंद्र में ब्लैक होल की पहली तस्वीर देखी गई और इसे जारी किया गया था इवेंट होरिजन टेलीस्कोप या EHT द्वारा। नोट AM 87 की इस तस्वीर में बताया गया है कि आकार में यह ब्लैक होल पृथ्वी से 30 लाख गुना बड़ा और वजन में सूर्य से 650 करोड़ गुना ज़्यादा भारी है। इसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल माना जाता है। जो AM 87 है इसे सबसे बड़ा ब्लैक होल माना जाता है। सौरमंडल के सबसे करीबी तारे अल्फा सेंचुरी पर अत्यंत हल्के नैनोक्राफ्ट भेजने की तैयारी की जा रही है। इस प्रोजेक्ट का क्या नाम रखा गया है? स्टार शॉट। किस ऑब्जेक्ट की सहायता से सितंबर 2015 में पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंग को खोजा गया, जिसकी सार्वजनिक घोषणा 2016 की शुरुआत में की गई? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यानी LIGO। लिविंगस्टोन लुइसियाना एवं वॉनफोर्ड वाशिंगटन अमेरिका में स्थित लिंगो डिटेक्टरों को दुनिया के सबसे परिष्कृत डिटेक्टर माना जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई? 23 अगस्त 2002 को। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लिंगो के अन्वेषण पर भारत में भी खगोल विज्ञानियों का एक समूह अनुसंधान कर रहा है, जिसका उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण तरंगों की जानकारी प्राप्त करना है। इसके लिए 2009 में भारत में कौन सी संस्था का गठन किया गया? इंडियन इनिशिएटिव इन ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशन यानी इंडिगो। हबल का नियम यानी हबल का क्या नियम है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एडविन हबल ने 1929 में हबल के एक महत्वपूर्ण खोज की थी, जिसमें उन्होंने पाया कि जो आकाशगंगा हमसे जितनी दूर है वह उतनी तेजी से हमसे दूर जा रही है। इस नियम को हबल का नियम कहते हैं, लेकिन इस नियम को सबसे पहले जॉर्ज लेमित्र ने खोजा था, इसलिए इसे को हबल लिमेत्री नियम भी कहा जाता है। इस नियम ने सबसे पहले यह प्रमाण दिया था कि ब्रह्मांड का सतत विस्तार हो रहा है और यह नियम भी ही बिग बैंग सिद्धांत के समर्थन में सबसे बड़ा और मजबूत प्रमाण है।
हम्बल ने भी यह बताया था कि ब्रह्मांड ब्रह्मांड केवल मंदाकिनी और मिल्की वे नहीं है, उसके बाहर भी बहुत कुछ है। हब्बल द्वारा हमारी आकाशगंगाओं के बाहर निहारिकाओं की खोज ने भविष्य को खगोल शास्त्रियों के लिए एक नया मार्ग प्रस्तुत किया है। उन्होंने आकाशगंगाओं के वर्गीकरण की प्रणाली भी बनाई है, जिसे हब्बल की ट्यूनिंग फार्क आरेख कहा जाता है। लिंगों में भारत के अतिरिक्त यूके, जर्मनी तथा ऑस्ट्रेलिया की भी भागीदारी है। भारत में इंडिगो की तरह इटली में विगो और जापान में कागरा कार्य कर रहा है। इंडिगो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? एशिया प्रशांत क्षेत्र में लिंगो इंडिया प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। भारत में लिंगो की स्थापना के लिए 17 फरवरी 2016 को केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। भारत में ही लिंगो का निर्माण कहाँ किया गया है? हिगोली, महाराष्ट्र में। लिंगो वेधशाला के निर्माण और उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज के लिए किसको वर्ष 2017 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कीप थॉर्न को। किस खगोल वैज्ञानिक ने अपने प्रसिद्ध शोध पत्र तारों की आंतरिक संरचना में अनुमान लगाया कि तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है और तारकीय विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आर्थर एडिंगटन ने। मेघनाद साहा पहले खगोल भौतिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने तारे के वर्णक्रम का संबंध उसके तापमान से जोड़ा था। उन्होंने 1920 में किस समीकरण की व्युत्पत्ति दी जिसका प्रयोग तारों के वातावरण के अध्ययन के लिए किया गया है? साहा का आयोनाइजेशन समीकरण। सौर विकिरणों के भार और दबाव को मापने के लिए एक उपकरण का आविष्कार किसने किया था? तो मेघनाद साहा भारत के थे। साहा को आयोनाइजेशन समीकरण का यह सिद्धांत यह दर्शाता है कि किसी तारे के वातावरण में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा प्राप्त करना और परमाणु का आयोनाइजेशन वास्तविकता में तारों की संरचना के अतिरिक्त तापमान और दबाव पर भी निर्भर करता है। इस समीकरण ने खगोल भौतिकी की एक नई शाखा की नींव रखी जिसे क्या कहा जाता है? तारकीय स्पेक्ट्रोस्कोपी। किस अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक ने सबसे पहले मंदाकिनी आकाशगंगा के केंद्र से आती रेडियो तरंगों की खोज की थी तथा रेडियो खगोल शास्त्र की नींव रखी? कार्ल जोन्स्की ने। कार्ल जोन्स्की के सम्मान में रेडियो स्रोत की शक्ति की इकाई का नाम रखा गया है। इसके अलावा किस उपग्रह पर एक करेक्टर का नाम जोन्स्की रखा गया है? तो किस पर रखा गया है? चंद्रमा पर। स्टीफन हॉकिंस 8 जनवरी 1942 से 15 मार्च 2018 20वीं सदी के सुप्रसिद्ध खगोल भौतिकी वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने ब्रह्मांड की व्याख्या के लिए सामान्य सापेक्षतावाद के सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी को मिलाकर अध्ययन किया। उनके इस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया है? ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। स्टीफन हॉकिंस ने रॉजर पेनरोज के साथ मिलकर किस प्रमेय का प्रतिपादन किया जो यह बताता है कि समय की उत्पत्ति अत्यंत घनत्व और दीर्घ काल के अनंत वक्रता वाले बिंदु पर रही होगी? गुरुत्वीय सेक्युलरिटी प्रमेय। लॉर्ड ब्रह्मांड ने एक ऐसी स्थिति से जन्म लिया है जिसमें उसके समस्त पदार्थ और ऊर्जा अत्यंत गर्म तापमान और घनत्व पर एक ही स्थान पर थे। इस स्थिति को गुरुत्वीय सिंगुलरिटी कहते हैं। हॉकिंस के सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक ब्लैक होल एट्रोपी सूत्र है, जिनके अनुसार किसी ब्लैक होल की एट्रोपी उसके घटना क्षितिज के क्षेत्रफल के अनुपात में होती है। इस सूत्र को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बेकेन-स्टाइन हॉकिंग सूत्र के नाम से जाना जाता है। हॉकिंग एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस ALS नामक मोटर न्यूरॉन रोग से ग्रसित थे। उनकी मृत्यु 15 मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में हुई। उनकी कब्र पर किस सूत्र को उकेरा गया है? ब्लैक होल एट्रोपी सूत्र को उकेरा गया या फिर लिखा गया है। स्टार शॉट क्या है? पीछे से बताया था कि स्टार शॉट क्या है, उसके बारे में जानकारी। सौरमंडल के
सबसे तार अल्फा सेंचुरी पर अल्ट्रा नैनो क्राफ्ट भेजने की महत्वाकांक्षा प्रोजेक्ट को स्टार शॉट नाम दिया गया है। एक अनुमान के अनुसार अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने में एक स्पेस क्राफ्ट को करीब 30,000 वर्ष का समय लगेगा, लेकिन अल्ट्रा नैनो क्राफ्ट के जरिए यह समय घटनाक्रम 20 वर्ष हो जाएगा। इस तकनीक में जिन नैनोक्राफ्ट की बात की जा रही है उनका आकार एक सामान्य मोबाइल के बराबर होगा। यह नैनोक्राफ्ट प्रकाश की गति से कम 20% अधिक तेजी से उड़ान भर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका और भारत सहित कई अन्य देश भी शामिल है। लगभग $100 मिलियन के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 12 अप्रैल 2016 को स्टीफन हॉकिंस आदि वैज्ञानिकों के साथ रूसी इंटरनेट औद्योगिकपति यूरी मिलनर ने की। इस प्रोजेक्ट से फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी जुड़े हुए हैं। ये थी क्या थी स्टार शॉट क्या है? एक प्रकार का डिवाइस है जो प्रकाश से भी 20% अधिक तेजी से चलेगा, जो अंतरिक्ष में या फिर सौरमंडल में कुछ चीज़ों अल्फा सेंचुरी की जो चीज़ें खोजने में महत्वाकांक्षी भूमिका निभाएगा। ये हमने ये क्लास है जो सौरमंडल के बारे में थी, सॉरी ब्रह्मांड के बारे में थी, वो पूर्ण करवा दी है। ये क्लास है एनसीईआरटी का जो कक्षा 6 से 12 तक जो भूगोल का सार संग्रह है वहाँ से ली गई है। आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। ये क्लास है वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नेट के लिए भी उपयोगी है, और लैब असिस्टेंट जिन्होंने जियोग्राफी से अप्लाई किया है उन्होंने उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। और इस क्लास की PDF है वो आपको कहाँ मिलेगी? तो PDF है वो टेलीग्राम चैनल हमारे LM स्टडी एंड जॉब पर आप जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी PDF मिल जाएगी। आप पहले क्लास देख लेना और क्लास के अंत के बाद PDF पढ़ लेना, जिससे आपका वापस रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपको याद भी हो जाएगी, आपके क्वेश्चन है वो गलत कम होंगे। और हमारे YouTube चैनल LM स्टडी एंड जॉब को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और अपनी राय भी दे सकता है। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।